मान लीजिए हमें मोलर कंडक्टेंस नापना है। मोलर कंडक्टेंस मतलब 1 मोल के लिए। अब आपने इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और आपने डीसी सोर्स डाल दिया। तो जैसे ही आपने सिस्टम चालू किया, यहाँ से कुछ आयंस यहाँ चिपक गए, कुछ आयंस यहाँ चिपक गए। अब वो 1 मोल थोड़ी रहा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट था वो 1 मोल रहा ही नहीं, वो तो तुरंत कम होता चला जाएगा। तो आप जो कंडक्टेंस नापो वो कैसे 1 मोल का हो गया? आपको जो कंडक्टेंस नापना है वो 1 मोल होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर हमेशा 1 मोल रहे। तो हमेशा 1 मोल रहे, इसका क्या चाह रहा है कि कोई भी चीज यहाँ पे चिपके ना, और चिपकने ना के लिए ही आप इसको एसी सोर्स कर दोगे कि अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहे, ताकि रॉड की पोलैरिटी भी चेंज होती रहे, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, और कोई भी आयन जाके चिपके ना, बस मूव करता रहे। तो मूव करेगा तो आप उससे कंडक्टेंस नाप सकते हैं, इसीलिए एसी सोर्स देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेथड है ये एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, प्लस किसी चीज पर कोटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आप धरती खोदो, धरती खोद के आप एक ओर निकालो, ओर मिनरल्स आप सब लोग समझते हैं, उस ओर से आप एक मेटल की स्ट्रिप बनाओ कुछ इस तरीके से, मोटी सी स्ट्रिप, जिसको आप कहोगे इम्प्योर कॉपर मेटल। ये इम्प्योर है, इम्प्योर क्यों? इसमें अभी गंदगी बची हुई है, आपने गंदगी को हटाया नहीं, सीधा सीधा उसी से रॉड बना दी, ठीक। और इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, एनोड बन जाएगा, नेगेटिव से कर दो कैथोड बन जाएगा। ये जो रॉड है ये आपने प्योर कॉपर की ले ली बच्चों। अब जैसे आप स्विच ऑन करते हो, होगा क्या कि इस रॉड से ना कॉपर जो है Cu2+ बन के गिरेगा, और Cu2+ बन के गिरेगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट कर लेगा और बच्चों यहाँ के चिपकने लग जाएगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें से जितना भी कॉपर होगा वो सारा इसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाएगी, कॉपर यहाँ पे चिपकना चालू कर देगा इसके ऊपर इस तरीके से। और समय के साथ ये रॉड पतली हो जाएगी, समय के साथ ये रॉड मोटी हो जाएगी। प्लस इसमें कॉपर के साथ 2 तरीके की गंदगी है। पहली गंदगी वो है जो इसमें घुल जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगी, पानी काला काला सा हो जाएगा या पीला पीला सा, जैसा आप मन चाहो वैसे कर दो। और दूसरी गंदगी वो है जो नहीं घुलती, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। तो वो जो है इसी के नीचे बैठ जाती है, जिसको आप एनोड मड के नाम से जानते हो। मड मतलब होता है एक तरीके से कीचड़, तो एनोड मड। यहाँ पे इम्प्योरिटी 2 तरीके की है, इम्प्योरिटी 2 तरीके की, एक सॉल्युबल जो कि घुल जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में, एक इनसॉल्युबल जो कि एनोड मड बन के नीचे बैठ जाती है। और इस प्रकार से आपने एक पतली सी कॉपर मेटल की स्ट्रिप पर एक मोटी परत चढ़ा दी है कॉपर की। आप चाहें तो कॉपर को हटा के कुछ और भी लगा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ये सोने का है, ये सोने की स्ट्रिप है, और ये चांदी की ले लिया आपने, तो जब यहाँ से सोना निकलेगा तो इस चांदी वाली रॉड पे चिपक जाएगा। तो ये अंदर से तो चांदी है, लेकिन इस पर आपने ऊपर से क्या कर दिया, सोने की लेयर चढ़ा दी। अब जब आप इसे मार्केट में बेचोगे तो किसी में इतना जिगरा नहीं है कि उसको खोद खोद के देखेगा कि अंदर कहीं चांदी तो नहीं है, उसको यहाँ दर्द होगा दिल में, बहुत महंगा है भाई, दर्द होगा, जैसे जैसे हम मारेगा यहाँ दर्द होगा, ठीक है जी, मारेगा यहाँ पे, कील ठोकेगा यहाँ पे, दर्द होगा यहाँ पे। तो कोई किसी की बस की नहीं है कि वो सोने को तोड़ तोड़ के देखे कि अंदर क्या छुपा हुआ है। एक्चुअल में अंदर चांदी छुपा था, आपने उस पर सोने की लेयर चढ़ाई और मार्केट में उसको सोने के दाम पे ही बेच दिया, ठीक। अब ऐसा होता है नहीं होता है ये सब बात की बात है, कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया पाएगा। एक स्क्रीनशॉट अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको मिलेगा 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, तो वहां से हम उठा के लाए, ठीक है जी। डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ में कहानी लिखी हुई है। अब कोई डाउट है तो पूछो पैराग्राफ से, या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सर जो सॉल्यूशन का Cu2+ है वो नहीं जाएगा? हाँ, सॉल्यूशन का Cu2+ तो सल्फेट के साथ बेटा बैलेंस आउट है ना, सल्फेट को भी तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, सल्फेट के साथ वो बैलेंस आउट है। या आप कह सकते हैं कि जो यहां से निकला है वो सल्फेट को बैलेंस कर रहा है, सॉल्यूशन का कॉपर यहाँ जाके चिपक रहा है, सल्फेट इसका नहीं जाएगा। ऐसे तो फिर बेटा पूरा चार्ज जो है, पूरा सॉल्यूशन जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो फिर कैसे बैलेंस आउट करोगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट का रूप ले रहा है, यहाँ पे इसका कंडक्टेंस ये जाके चिपकने का रोल नहीं है, इसका कॉपर इसमें आके यहाँ जाके चिपके। ओके सर। इम्प्योर इसलिए गया क्योंकि इसमें गंदगी है, तुमने धरती से निकाल के इसको एज इट इज बना दिया, इसको सफाई करी नहीं तुमने, तुम्हारा मकसद है इसमें से प्योर कॉपर निकालना, तुमने प्योर कॉपर जो है इस पे चिपका दिया। इसी को गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, जब आप इस पे जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, हल्का फुल्का याद हो तो। चलिए मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, अब हम बढ़ते हैं आगे आगे। मनन क्या बताऊं बेटा, जल्दी बोलो, मनन कह रहे हैं एक बार।
एक बार वापस समझा दो क्या क्या हुआ इसमें। अच्छा वापस समझा दे, देखो क्या क्या हुआ इसमें। आपने एक इम्प्योर कॉपर मेटल स्ट्रिप ली, कहां से ली, धरती खोदी, धरती में से आपको ओर मिला, इस ओर में बहुत सारी गंदगी है और इस ओर में आपका मेन कॉपर भी है, आपको कॉपर को निकालना है। तो आप ऐसे ही कॉपर को नहीं निकाल सकते, है ना। ये थोड़ी कि पानी में इसको धोया तो कॉपर अलग हो जाएगा और गंदगी अलग, नहीं, ये मिट्टी नहीं है कि गंदगी अलग और कॉपर अलग, वो कॉपर के साथ रिएक्शन फॉर्मेट में वहां पे चिपके हुए हैं। तो आपने क्या करा, उसका एक मोटा सा स्ट्रिप बनाया और उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से कॉपर जो है निकलने लग जाएगा Cu2+ बन के और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा और कॉपर यहाँ सारा चिपक जाएगा। इसके अंदर जो गंदगी है वो दो तरह की गंदगी है, एक घुलने वाली, एक ना घुलने वाली। घुलने वाली गंदगी तो इलेक्ट्रोलाइट में ही घुल जाएगी और ना घुलने वाली जो गंदगी है इनसॉल्युबल, वो इसके नीचे बैठ जाती है एनोड मड बन के, मतलब इसका नाम है एनोड मड। तो इस तरीके से आप इसमें से अपने जो कॉपर था, फायदेमंद कॉपर, वो आपने यहाँ निकाल लिया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के काम में आता है ये कॉपर लेके समझाया। ऐसे चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, जिंक, कोई भी चीज आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, अब सुनो आगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ आ गया कि ये किस तरीके से काम करता है, तो अब हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में वो मैं आपको बता दूं। बेटा इसमें आपको दो तरीके से चीजें पढ़नी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एक तो आपको ये पढ़ना है कि which product will form on electrodes, और दूसरा पढ़ना है how much product will form on electrode। कहने का मतलब है बच्चों कि दो चीजें पढ़नी है, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे आप, और एक आप करोगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं, 2 सेकंड लगेंगे, बस ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर आपने एक रॉड ली, एक और आपने रॉड ली, प्लेटिनम की रॉड ले ली, लेट्स से इसको आपने नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। अब मान लीजिए कि आपने इसके अंदर ना एक्वस NaCl भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब होता है, NaCl अगर एक्वस है तो इसका मतलब पानी में घुला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, तो आप कहोगे सर कि पानी के पास डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, तो एक तो Na+ प्रेजेंट है, एक Cl- प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों पानी अपना भी तो डिसोसिएशन करता है थोड़ा बहुत, तो पानी के डिसोसिएशन से H+ बनता है, OH- बनता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको समझ आ गया कि पानी भी अपने आप को डिसोसिएट करके रखता है, कम मात्रा में करके रखता है पर रखता तो है। अब सुनो ध्यान से, प्लस की तरफ बच्चों रेस लगी हुई है 2 बंदों की, ये भी भाग सकता है और ये भी भाग सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव पे रेस लगी हुई है Na+ की और H+ की, दोनों में से बच्चों एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या तो Na+ चिपकेगा या H+ चिपकेगा, या तो Cl- चिपकेगा या OH- चिपकेगा, जो रेस में जीतेगा वही चिपकेगा। तो यही होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि ये पता करना कि कौन चिपकेगा, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। विच प्रोडक्ट विल फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोड्स, क्या इस रॉड पे सोडियम बनेगा या इस रॉड पे H2 गैस बनेगी, क्या इस रॉड पे Cl2 चिपकेगा या इस पे OH- चिपक के ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक है, और क्वांटिटेटिव ये है कि मान लीजिए मैंने 5, ये देखो जैसे क्वांटिटेटिव के लिए सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और आपने यहाँ पे भर दिया NaCl, Na पॉजिटिव भर दिया, Cl- भर दिया। सवाल ये है कि अगर मैं 5 मिनट तक बैटरी ऑन करके रखूं, 5 मिनट तक सिस्टम ऑन करके रखूं, अब 50 वोल्ट है, 10 एम्पीयर का करंट है ना, 5 मिनट तक, तो रॉड पे जो चिपकेगा प्रोडक्ट वो कितना चिपकेगा? 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 1 ग्राम, 0.5 ग्राम, यानी हाउ मच इन क्वांटिटी, इसीलिए लिखा है इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट चिपकेगा आप इसी में कंफ्यूज है, तो क्वालिटेटिव। बताइए क्या आपको ये 2 एस्पेक्ट समझ आ गए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है? यस सर। यस। ठीक है, अब बच्चों एक क्लास में ये पढ़ेंगे, फराडे लॉ के नाम से ये पढ़ेंगे,
इसमें एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, फॉर्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, और एक क्लास इस पे लगेगी। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसको पढ़ाने के लिए मैं चाहूं तो 10-15 केस लेकर आ सकता हूं कि ये होगा तो कौन चिपकेगा, ये होगा तो कौन चिपकेगा, ये प्रोडक्ट होगा तो कौन चिपकेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कौन चिपकेगा। लेकिन आप प्लीज एनसीईआरटी जरूर पढ़ना और मुझे अगली क्लास में बताना कि सर एनसीईआरटी में सिर्फ ये केस दिए हुए हैं। जहां तक मैंने पढ़ा एनसीईआरटी में आई थिंक 1 या 2 ही केस दिए हुए हैं इसके ऊपर, उसके बाद सीधा वो लोग फराडे लॉ पे जंप करते हैं। तो आप पढ़िएगा, मुझे अगली क्लास में बताइएगा कि सर ये वाले केसेस हैं, तो आप सिर्फ यही बता दो स्पेशली, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतना ज्यादा आया नहीं है। फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा 3-4 केस पढ़ा दूंगी कि ये अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो कौन चिपकेगा, ये अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो कौन चिपकेगा। ठीक, आज इतना ही करना था। अब मिलते हैं हम अगली क्लास, कल ही है आपकी अगली क्लास, ठीक है, कल अगली क्लास है, प्लीज इसे पढ़ के रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड आफ्टरनून बच्चों, बाय। ओके सर।